नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मास्टर स्टोरी चैनल में। आप लोग ये कहानी कहां से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शकुंतला जी को बहुत देर से चाय की तलब लगी थी और दर्द के मारे सर फटा जा रहा था। उन्होंने कमरे से बाहर आकर देखा तो आज रसोई का ताला खुला हुआ था। शायद बहू जल्दबाजी में रसोई का ताला लगाना भूल गई थी। उन्होंने डरते डरते अपने लिए चाय बनाई और 2 सूखी रोटी डिब्बे से निकालकर रसोई फिर से उसी तरह अच्छे से साफ कर दी और तेज कदमों से अपने कमरे में जाकर चाय और सूखी रोटी जल्दी जल्दी खाने लगी। खाते खाते उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। अभी 2 घूंट भी अच्छे से नहीं मारे थे कि तभी अचानक उनके कमरे में बहू ने कदम रखा तो उन्होंने डर के मारे चाय और सूखी रोटी अपने पीछे छुपा ली। रेनू दंदनाते हुए आई और शकुंतला जी के कान को ऐंठते हुए बोली, बुढ़िया, तुझे क्या लगा था कि मैं 2-4 घंटे के लिए बाहर चली गई हूँ और तू कुछ भी बनाकर खाएगी? कितनी बार कहा तुझे, इस घर में बस 2 टाइम का ही खाना मिलेगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे चाय बनाकर पीने की? शकुंतला जी हाथ जोड़कर बोली, बहू छोड़ दो मुझे, बहुत दर्द हो रहा है। तुम ही बताओ 2 रोटी में भला कैसे पेट भर सकता है? ऊपर से मेरा बेटा जो भी थोड़े बहुत पैसे देकर जाता है वह तुम छीन लेती हो। रेनू चिल्लाकर बोली, चुप कर बुढ़िया, वरना तेरी इसी कमरे में ही कब्र बना दूंगी। समझी तुम? बड़ी तलब लगी थी न तुझे चाय पीने की, मैं पिलाती हूँ तुझे चाय। इतना कहकर शकुंतला जी का जबरदस्ती मुंह खोलकर गरम चाय उनके मुंह पर पलट दी। शकुंतला जी एकदम से बिलबिला उठी। उन्होंने पास रखा पानी पीना चाहा तो रेनू ने उनके हाथ से पानी छीनकर फर्श पर फेंक दिया। बहू का ऐसा व्यवहार देखकर शकुंतला जी फूट फूट कर रोने लगी कि तभी अचानक अपने गाल पर पड़े चटाक की आवाज़ से रेनू सीधा फर्श पर जा गिरी। शकुंतला जी अपने बेटे को सामने देखकर फूट फूट कर रोने लगी। उनके मुंह में पूरी तरह से छाले पड़े हुए थे। उन्हें देखकर अंकित का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और वह बाहर से बड़ा डंडा उठा कर लाया और 3-4 डंडे खींच खींच कर अपनी पत्नी की कमर में रख दिया और बोला, तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम मेरे बाद मेरी माँ के साथ ऐसा बर्ताव करो। इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम्हें चैन नहीं मिला जो अब मेरी माँ के पीछे पड़ी हो। बस बहुत हुआ, अब मेरी माँ और बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं और बेटों की तरह नहीं हूँ जो अपनी बीवी के लिए अपनी माँ को छोड़ दूँगा। अंकित ने जैसे ही दोबारा मारने के लिए डंडा उठाया, रेनू शकुंतला जी के पीछे जाकर छुप गई और गिड़गिड़ाते हुए बोली, माँ जी मुझे बचा लीजिए, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। शकुंतला जी को वह दिन याद आने लगे जब यही बहू उनको बीमार पति को खाना देने के लिए कई बार उन पर हाथ उठा देती थी। यहाँ तक कि कभी कभी ससुर पर भी वो हाथ छोड़ देती और बेचारे वह दिन एक दिन सोचते सोचते शकुंतला जी अतीत की गलियों में खोई चली गई। अरे अरे मम्मी जी कहाँ चली? अभी घर का काम खत्म नहीं हुआ है। सुबह के दिन सब्जी काट कर जाइए। सुबह तो दीदी आपको मेरे हिस्से में आने भी नहीं देंगे, तो क्या सारा काम मैं खुद करूँगी? याद रखिए, आपके और पापा जी की दवाइयों और अस्पतालों का खर्चा मेरा पति उठाता है। अगर बंद कर दूँगी तो खांसते खांसते एक दिन दोनों का दम निकल जाएगा। रेनू अपनी सास शकुंतला जी से कहती है। शकुंतला जी अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, बहू, ये हमें तुम दोनों बहनें कैसे दिन दिखा रही हो। हमने सोचा था एक ही घर में दोनों बहन जेठानी देवरानी बनाकर आओगी तो हमारे घर को स्वर्ग बना दोगी, पर तुम दोनों बहनों ने तो हमारे हंसते खेलते घर को 2 हिस्से में बांट दिया। सच कहते हैं लोग, औरत घर बसाती है तो औरत ही घर को उजाड़ती भी है। कितने लोगों ने कहा था ये घर की दोनों बहनों को बहू मत बनाओ। मायके में दोनों बहनें हैं, पर जैसे ही देवरानी जेठानी बनेगी घर में आग लगा देंगी। मेरी ही मती मारी गई थी। तभी शकुंतला जी की बड़ी बहू रेनू बोली, मम्मी जी
सोने के लिए इधर आएंगी या मैं दरवाज़ा बंद कर लूँ? याद रखिए बाबूजी दिन भर हमारे हिस्से में रहते हैं। खाना मिल गया है तो आकर इन्हें दे दीजिए। बर्तन बजा बजा कर कान खराब कर दिया है बुढ़े ने। मुंह चमकाते हुए रेनू वहाँ से अपने कमरे में चली गई। शकुंतला जी अपने लिए और अपने पति नंदकिशोर जी के लिए खाना लेकर बड़ी बहू के हिस्से में चली गई और अपने अपाहिज पति को खाना खिलाते हुए रो रही थी और वो दिन याद कर रही थी जब कुछ रिश्तेदारों के कहने पर अपने दोनों बेटे अंकित और अमित की शादी एक ही घर की दोनों बहनों से करा दी थी। 6 महीने तो सब कुछ ठीक रहा। जैसे ही नंदकिशोर बाबू रिटायर हुए और उनके पैसों के लिए दोनों बहनों में बहस होने लगी कि ससुर किसे कितना देंगे। बेचारे नंदकिशोर बाबू अपने हंसते खेलते घर में रोज रोज के कलह को देखकर बर्दाश्त ना कर सके और एक दिन उन्हें लकवा मार गया। और वो दिन और आज का दिन दोनों की दयनीय हालत हो गई, क्योंकि ये दोनों औरतें अपने पतियों के बस में भी नहीं थी। दीदी तुम मेरी जेठानी क्या बनी? तुम तो बहुत बदल गई हो। मैं कह देती हूँ अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। अगर सासू माँ से तुमने अपने घर के हिस्से का सुबह का काम करवाया है तो रात में वो मेरे घर में काम तो करेगी ही, क्योंकि रात का खाना तो मैं ही देती हूँ। ये क्या बात हुई? सास वो हम दोनों की है, फिर बस तुम्हें ही क्या होगा? सोनी अपनी जेठानी बड़ी बहन से बोली। यूँ तो वो दोनों बहनें थी और दोनों बहुत खुशकिस्मती कि दोनों एक ही घर में ब्याही गई। पर वो कहते हैं ना, जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। वैसा ही कुछ इन दोनों के साथ भी था। शादी के बाद घर, पैसे और देवरानी जेठानी के रुतबे ने दोनों की बुद्धि ही भ्रष्ट कर दी और दोनों का अहम बीच में आने लगा और खून के रिश्ते अपनी पहचान खो बैठे। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने में कभी पीछे नहीं हटती थी। आए दिन कि तू मैं अब बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ में बदल गई थी और इन सब में बेचारे दोनों पति और उनके माता पिता पीसने लगे। देखते ही देखते नंदकिशोर बाबू की हालत इतनी बिगड़ गई, अगर वह कुछ खाने को मांगते तो दोनों बहनें उन पर हाथ उठा देती। शकुंतला जी बेचारी अपने पति को पीटते हुए देखती तो उनकी आंखों से आंसू बह जाते। वह अपना और अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाए कि एक दिन उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। बेचारी शकुंतला जी अपनी किस्मत को कोसती रही कि आखिर क्यों उन्होंने अपने दोनों बेटे की शादी इन दोनों लड़कियों से की। अब अंकित ने अमित के लिए अलग मकान देखना शुरू किया, क्योंकि पिता की मृत्यु के बाद दोनों ने शकुंतला जी का जीना हराम करके रखा था और शकुंतला जी उस मकान से दूर नहीं होना चाहती थी, तो वो अंकित के साथ रहने लगी। अंकित को अब घर की लड़ाइयों से इतना भय होने लगा कि उसे डर लग रहा था कि कहीं वो अपनी माँ को भी ना खो दे और यह छोटी छोटी लड़ाई कहीं किसी हादसे का रूप ना ले ले। पिता की मृत्यु के बाद तो अमित उसके लिए बेटे समान था और वहीं सोनी को वो बहू जैसा समझता था। जब कभी भी अंकित अगर उन दोनों का पक्ष लेता तो उसकी खुद की पत्नी उससे नाराज हो जाती थी। इन्हीं सब बातों से अंकित एक दिन दुखी होकर घर के बाहर अकेला बैठा था। शकुंतला जी वहां आई और बेटे के सर पर हाथ रखकर बोली, क्या बात है अंकित, तुम इतना परेशान क्यों हो? अंकित ने कहा, माँ मैं क्या करूँ, अमित और सोनी के लिए जब भी कुछ सोचता हूँ तो रेनू मुझ पर पक्षपाती होने का दोष लगाती है। अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ? शकुंतला जी बोली, बेटा तुम दोनों भाइयों का प्रेम सदा बना रहे। अब इसके लिए अगर तुम्हें अपने भाई से अलग होना पड़े तो हो जाओ, कम से कम दोनों के रिश्ते खराब तो नहीं होंगे। माँ का सुझाव अंकित को सही लगा। उसने अपने भाई को एक नया मकान खरीद कर दे दिया और पत्नी से ये कहा कि भाई ने कुछ पैसे जमा किए थे और बैंक से लोन लेकर अपना घर खरीद लिया। बस मैं घर का बड़ा हूँ, इसीलिए उसने मुझे सबके सामने अपने साथ अपने आगे रखा। रेनू बोली, अच्छा
क्या ऐसी बात है? वैसे एक बात कहूँ, मम्मी जी को भी छोटी को ही दे देना चाहिए था। वैसे भी मम्मी जी तो अब किसी काम की नहीं रही। पापा जी के जाने के बाद घर का एक काम इनसे नहीं होता है, बोझ बनकर रहेंगी। वैसे उन लोगों ने मकान कहाँ लिया? बहुत दूर है उसका मकान। इतना कहते हुए अंकित की आवाज़ भर आई और वो कुछ बोल ही नहीं पाया और वह चुपचाप वहाँ से चला गया। समय बीता। अंकित किसी काम से शहर से बाहर गया हुआ था। एक शाम शकुंतला जी बैठकर चाय पी रही थी। रेनू वहाँ आई और चाय की प्याला लेते हुए बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई बिना मुझसे पूछे चाय बनाने की? इसका मतलब जब मैं घर में रहती हूँ तो चोरी छिपे आप अच्छे अच्छे व्यंजन बनाकर खाती हैं। शकुंतला जी बोली, बहू ये कैसी बातें कर रही हो? मैं माँ हूँ, बिना बच्चों को खिलाए क्या कभी कुछ अच्छी चीज़ मुंह में डालती हूँ? तुम तो जानती हो, तुम मुझे रूखा सूखा जो भी खाने के लिए देती हो उससे भी मैं पहले निकाल कर ईश्वर को देती हूँ, तभी कुछ खाती हूँ। और फिर रसोई में ज़्यादातर तो तुम ताला लगा कर रखती हो, फिर मैं कैसे कुछ खा सकती हूँ? आज तक बिना तुमसे पूछे मैंने कुछ बनाया है जो आज बनाऊंगी? बहू कुछ तो दया करो इस बूढ़ी सास पर। तुम्हारे मायके में भी तुम्हारी माँ है, सोचो उनके साथ अगर कोई ऐसा व्यवहार करे तो कैसा महसूस होगा। मैं सास हूँ, इसीलिए तुम दोनों मेरे साथ इतना अत्याचार कर रही हो। मत करो बहू ऐसा, ईश्वर सब देख रहा है। इंसान जो जैसा करता है इसी धरती पर उसे अपना फल भोगकर जाना पड़ता है। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ ऐसा करें। रेनू बोली, चुप कर बुढ़िया, अपनी तुलना मेरी माँ से करती है? दोबारा कभी ऐसा कहा तो सोच लेना मुझसे बुरा कोई ना होगा। बहुदीन अपना राह चलाया, अब जैसा हम चाहेंगे वैसा ही रहना पड़ेगा, वरना याद रखना किसी दिन तुम्हें वृद्धा आश्रम छोड़ आएंगे और तुम्हारे बेटे तक को कानों कान खबर नहीं लगेगी। सोचो फिर कैसा लगेगा। इसलिए जितना कह रही हूँ उतना करो। और हाँ, एक बात बताओ, जब घर के गिने चुने छोटे मोटे कुछ काम कहती हूँ तो कैसे आपके घुटनों में दर्द होने लगता है? और यहाँ मेरे पीठ पीछे खुद के लिए चाय बना कर पी रही हैं। अब चाय पी ही ली है तो ये काम कीजिए, मैं घर से बाहर जा रही हूँ, तब तक धुले हुए कपड़ों को बाहर तार पर डालिए और रसोई में कुछ बर्तन हैं उसे धो कर रखना। मुझे दोबारा बोलने की ज़रूरत ना पड़े, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेचारी शकुंतला जी, उनके आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और वो अपने किस्मत को कोसने लगी कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या पाप किया था जो उन्हें ऐसी बहुएं मिली। बेटों की शादी के पहले कितने सपने देखे थे, 2 बहू आएगी तो बेटियों की कमी पूरी हो जाएगी। जीवन भर तो घुटती रही, बहू आएगी तो 2 पल आराम से मिलेंगे, फिर चैन से जीऊंगी। पर सोचा हुआ कब सच होता है। जो मेरे साथ होगा, ईश्वर ने तो मेरे साथ ऐसा किया है कि मैं मरते दम तक भूल नहीं सकती। इतना कहकर वो रोने लगी और काम करने लगी। जब बेटा नहीं रहता था तो शकुंतला जी को ऐसी अनेक बातें सुननी ही पड़ती थी जिसे आम आदमी सोच कर भी कांप उठता है। शकुंतला जी अचानक ख्यालों से बाहर आई तो वह अपने बेटे से बोली, बेटा रहने दे, मैं तुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए थे कि तू औरत पर हाथ उठाए। बहू माफ़ी मांग रही है तो छोड़ दे, आज के बाद वह ऐसा नहीं करेगी, तुझे मेरी कसम। माँ ने कसम दी तो इसीलिए अंकित ने उस वक्त बात को सुन लिया, लेकिन रेनू इतनी जल्दी कहाँ सुधरने वाली थी। एक दिन जब वो रेनू सहेली के साथ घूमते फिरते बगल वाले मोहल्ले में गई तो उसने जो देखा तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। आश्चर्य के साथ उसके पैरों की गर्मी दिमाग में चढ़ गई। उसकी सहेली बोली, क्या हुआ? अभी तक तो तुम ठीक थी, ऐसा क्या देख लिया जो गुस्से में तुम्हारा मुंह तवे की तरह लाल हो गया? रेनू बोली, वो देखो उस घर में कौन है? उसकी सहेली बोली, अरे यह तो तुम्हारी देवरानी है,
तुम तो कहती थी वह बहु दूर जाकर अब रहती है, तो तुम्हारे जीवन में कभी दखलंदाजी नहीं करेगी। फिर वह इस मोहल्ले में क्या कर रही है? रेनू बोली, जितनी हैरान तुम हो, मैं भी उतनी ही हैरान हूँ। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि यहाँ रह रही है। चलो ठीक है, आखिरकार घुमा फिराकर सोनी का घर का पता मैंने लगा ही लिया। अब देखो मैं क्या करती हूँ। रेनू गुस्से में लाल पीली होकर घर आई और जैसे ही पति काम से लौटकर आया, उस पर बरसते हुए बोली, आज तुम्हारी पोल खुल ही गई। ऐसे तो मेरे सामने बहुत अच्छे पति बनने का नाटक करते हो, मेरे पीठ पीछे अच्छा बेटा और अच्छे भाई बनने का फर्ज निभाते हो। अंकित आश्चर्य से उसे देखा और बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो। आदमी बाहर काम से घर लौटता है तो उसकी पत्नी चाय पानी पूछती है, पर तुम हो कि अपनी शक की टोकरी खोलकर बैठ गई। मौसम और काम की परेशानी से ऐसे ही मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा गर्म है। अब बताओ भी क्या चाहती हो? वो आंखें दिखाते हुए बोली, तुमने तो कहा था देवर जी ने बहु दूर में घर लिया है, पर वह तो इसी मोहल्ले में रहते हैं। तुम बड़े हो, तुम उन्हें मना नहीं कर सकते थे? अरे इसी मोहल्ले में रहकर क्या हमारी छाती पर मूंग दलेंगे? और भाई, माँ से इतना ही लगाव है तो ले जाए अपनी बुढ़िया माँ को। मुझे नहीं चाहिए यह बोझ, मरती भी नहीं है। न जाने मुझे और कितने दिन इसे झेलना पड़ेगा। बाहर की गर्मी से परेशान रेनू ऐसे ही परेशान था। ऊपर से पत्नी की कड़वी बातों ने उसे इतना परेशान कर दिया कि उसके सब्र का बांध टूट गया और वो एक जोर का थप्पड़ लगाते हुए रेनू को बोला, बस बहुत बर्दाश्त किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग करने की? तुम दोनों की वजह से हमारा घर बर्बाद हो गया। क्या इतने से तुम लोगों को शांति नहीं मिली? दोनों पति पत्नी में बहुत बहस होने लगी। शकुंतला जी को डर लगने लगा कि जो अंकित कभी एक शब्द नहीं कहता था, आज इतने गुस्से में कहीं वो कुछ गलत ना कर बैठे। शकुंतला जी ने तुरंत अमित को फ़ोन किया। दोनों पति पत्नी वहां आए। उन दोनों को देखकर रेनू और भड़क गई। सोनी बोली, हमें भी कुछ शौक नहीं था आपके घर पर आने का, वो तो मम्मी जी ने बुलाया, इसीलिए हम भी तमाशा देखने आ गए। इस बात पर अमित ने सोनी को एक तमाचा जड़ दिया और बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम दोनों बहनों की वजह से हमारा घर बर्बाद हो गया। सच कहते हैं लोग, औरत घर बसाती है और औरत ही घर को उजाड़ती भी है। तुम दोनों को जब हमारी माँ ब्याह कर घर लाई थी तो सोची थी कि तुम लोग हमारे घर को बसाओगी, मेरा घर स्वर्ग जैसा बन जाएगा, पर नहीं, तुम दोनों ने तो मेरे बसे बसाए घर को तिनकों की तरह उजाड़ दिया। भैया ऐसा करते हैं, इन दोनों को एक साथ इनके मायके भेज देते हैं। जब अपने बाप के सर पर बैठेंगी तब इन्हें पता चलेगा माँ बाप के दुख होते क्या है। आज तक तो यह लोग हमारे माँ बाप को दुख देती रही, अब इन्हें भी तो पता चलना चाहिए। अंकित बोला, सही कहा तुमने अमित, इन लोगों की वजह से हम पहले ही पिता को खो चुके हैं, अब माँ को नहीं खोना चाहते। शकुंतला जी बोली, बेटा ये सब मत करो, सारी गलती इन दोनों बहनों की है, तो इसके पिता को क्यों दर्द दोगे, ये पाप होगा। अंकित बोला, सुन रही हो ना, तुम लोगों ने हमारे माँ बाप के साथ कितना बुरा किया, मेरी माँ को इज्जत नहीं दी, पर आज भी मेरी माँ तुम्हारे परिवार, तुम्हारे पिता के बारे में सोच रही है। अरे कुछ तो शर्म करो माँ, ये आपकी ममता और दया के पात्र बिल्कुल नहीं हैं, हम इन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। दूसरा बेटा बोला, नहीं माँ, इन लोगों ने जब हमारे घर परिवार माँ बाप के बारे में नहीं सोचा तो हम क्यों सोचेंगे। सच कहता है अमित, जाने दो इन लोगों को उनके मायके। शकुंतला जी बोली, नहीं नहीं बेटा, ऐसा पाप मत करो, मैंने तुम लोगों को ऐसे संस्कार नहीं दिए, और ये भी तो देखो कि ऐसा करने से
तुम में और इन लोगों में क्या फ़र्क रह जाएगा। अंकित माँ की बात सुनकर गंभीर हो गया और बोला, हाँ अमित, हमारी माँ इस घर में रहती है तो हम दोनों साथ में रहेंगे, और तुम दोनों अगर एक साथ शांति से इस घर में नहीं रह सकती तो निकलो हमारे घर से। हमें नहीं चाहिए ऐसी पत्नियाँ। हमारी माँ हमारे साथ है, हम अपने बच्चों को अपने दम पर पाल लेंगे। चलो जाओ इस घर से। अंकित ने रेनू का सारा सामान निकालकर फेंकना शुरू किया। अमित ने सोनी का हाथ पकड़ा और बोला, चलो तुम भी उस घर से अपना सारा सामान लो और जहाँ रहना है जा सकती हो। मेरी तरफ से तुम बिल्कुल आज़ाद हो, पर मैं उस घर में नहीं रहूँगा जहाँ मेरा परिवार न रहता हो। एक बीबी के लिए मैं अपने भाई और परिवार को छोड़ दूँ? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। दोनों बहनें एक दूसरे का मुंह देखने लगी और डर से उनकी हालत खराब हो गई कि अगर ये दोनों भाई जैसा बोल रहे हैं वैसा करें तो हमारी तो हालत खराब हो जाएगी। फिर हमारे माँ बाप की समाज में क्या इज्जत रह जाएगी। यही सब सोचकर रेनू बोली, सोनी, अगर इन दोनों ने वापस हमें हमारे मायके भेज दिया तो बाबूजी कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, कहीं उन्हें कुछ हो न जाए। सोनी बोली, हाँ दीदी, अब हम दोनों को पहले की तरह रहना पड़ेगा, वरना हमारे माँ बाप रोड पर आ जाएंगे। रोज़ रोज़ के झगड़े से मैं भी तंग आ गई हूँ। आपको याद है मायके में हम कभी नहीं लड़ते थे, हर चीज़ आपस में बताकर और खुश रहते थे, पर इस लालच ने तो हमारी बुद्धि ही भ्रष्ट कर दी। चलिए हम माफ़ी मांग लेते हैं। दोनों ने शकुंतला जी के पैर पकड़ लिए और अपनी बर्ताव के लिए माफ़ी मांगी और बोली, मम्मी जी प्लीज़ आप ही समझाइए इन्हें, हम दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे, हमें माफ़ कर दीजिए। शकुंतला जी ने बेटे को समझाया। बेटे ने कहा, आज के बाद अगर कभी भी इन लोगों ने अपना बर्ताव खराब किया तो वह इस घर में हम दोनों की आखिरी दिन होगा। अमित अपने भाई अंकित से बोला, भैया देखा आपने, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलती है तो उंगली को टेढ़ा करना ही पड़ता है। जब तक हम अच्छे पति बनकर रहे ये लोग हमारे सर पर बैठकर तांडव करती रही, और जैसे ही हम इनकी तरह बने देखो कैसे रास्ते पर आ गई हैं। इतना कहकर दोनों भाई गले लगे और एक बार फिर अपने माँ के साथ एक ही घर में रहने लगे। अंत भला तो सब भला, समय रहते सबकी बुद्धि ठीक हो गई। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें।